25% टैरिफ, रूस के साथ व्यापार करने की वजह से पेनल्टी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत के लिए सौगात है। और साथ में उन्होंने भारत के लिए, भारतवासियों के लिए कई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी किया है। आइए इस पर बात करते हैं आपके चहेते रोविंदर सचदेव से। सर, आपका स्वागत है। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए क्या कहा है, आप कैसे देखते हैं? थैंक यू कर्नल राठौर, आपके साथ ऑलवेज अ प्लेजर। आपके दर्शकों के साथ मैं इसको एक ऊंचे लेवल पे तो वो देखता हूं जो आपने शब्द यूज करा, सौगात, तोहफा। मेरे विचार से ये सीरियसली हमारे देश के लिए एक तोहफा है, गिफ्ट है। ये गिफ्ट है सर। ओके। कि हमें अपनी नींद से जागना है, हमें कड़ी मेहनत, नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग, पक्का इरादा लेकर के देश को आगे बढ़ाना है। ये तोहफा है क्योंकि ये हमें उस चीज की तरफ ले जा रहा है। ओके। वन, बट सेकंड, ये जो ट्रंप कर रहे हैं ये कुछ हद तक, काफी हद तक एक्सपेक्टेड था। देखिए, अभी 25% है या कुछ देशों पे 15 है, भारत में थोड़ा ज्यादा है, हम उस पे आते हैं। पर ट्रंप के आने से पहले ये 2.5% होता था अमेरिका का इंपोर्ट ड्यूटी। तो अब अगर किसी पे 15% भी हो जाती है तो वो 6 गुना हो जाती है 2.5 से। बढ़ गई है टैरिफ्स। तो ये टैरिफ्स तो बढ़ेंगी ही, भारत की इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे जाएंगे। 25 हो या 15 हो या 10 हो, 10 तो उसने बेसलाइन बना दिया था, ठीक है। तो फर्क पड़ेगा हमारी एक्सपोर्ट्स को। कितना पड़ेगा डिपेंड करेगा कितना परसेंटेज वो ड्यूटी लगा रहा है। परंतु इस समय हमें डेफिनेटली कुछ कदम भी उठाने होंगे। ट्रंप ने जो बातें कही और जो कहता है भारत के बारे में, हमें उन्हें समझना पड़ेगा। काफी बातों को हमें इग्नोर भी करना पड़ेगा। जी हाँ, इग्नोर कीजिए काफी बातें जो ट्रंप कहता है, बट यस, उन बातों को जहन में और अपनी मेमोरी में हम रखेंगे। बट हम कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, हमारी डिप्लोमेसी को करना चाहिए। असलियत यह है कि अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की $30 ट्रिलियन की है। उसके बिना कोई देश अपनी प्रगति नहीं कर सकता ज्यादा। जी हाँ, सारे देश अमेरिका से डील बना रहे हैं या जो भी बन रही है, एग्रीमेंट हो रही है, कितने टैरिफ, कितने टैरिफ। यूरोपियन यूनियन जो उनका चहेता वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही तो है, अमेरिका वेस्ट है, उस पे 15% लगाया है। ओके। उसके अलावा केवल टैरिफ ही नहीं, यूरोपियन यूनियन ने प्रॉमिस किया है कि अगले 3 वर्षों में $750 बिलियन का ऑयल एंड गैस अमेरिका से खरीदेंगे। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने प्रॉमिस किया है कि अगले 3 वर्षों में वो $600 बिलियन की अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इतनी सारी चीजें उसने खींची हैं यूरोप से। जी हाँ। तो वो हर देश से खींच रहा है, तो भारत से भी वो खींचेगा। हम अपना नेशनल इंटरेस्ट रखेंगे आगे। हम जहां कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम नहीं करेंगे, खास करके एग्रीकल्चर में, डेयरी में, जीएमओ सीड्स जो एक ही बार बोए जाते हैं, बीज दोबारा फिर खरीदने पड़ते हैं, उस तरह की चीजों पे हम बिल्कुल गिव अप नहीं करेंगे। तो आने वाला वक्त बहुत ही चुनौतीपूर्वक है, पर भारत को एंगेज करना है डिप्लोमेटिकली अमेरिका के साथ, और भारत को अपने देश के अंदर एक कड़ी मेहनत के रास्ते पे चल जाना चाहिए, जिसकी हम और आप बात भी कर रहे थे कि भारत उत्थान यात्रा 1 साल के लिए हो, जिसमें हर दफ्तर, हर फैक्ट्री, हर प्लांट हफ्ते में 5 दिन की बजाय 6 दिन काम करे। जी हाँ, इससे जीडीपी में उछाल आएगा, रोजगार के सृजन होंगे, और एक दिन हम भी अपने आप को बड़ी इकोनॉमी कहेंगे। ये डेड इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, डेड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो ट्रंप का है, मैं उसे 2 भाग में बांटूंगा। एक भाग में कहूंगा हमें समझ आता है वो क्या कह रहा है, दूसरा भाग ये है कि वो गलत बात कह रहा है। जो हमें समझ आता है वो ये है कि असलियत है आज की दुनिया में कि अमेरिका 30 ट्रिलियन, चाइना 20 ट्रिलियन, भारत 4 ट्रिलियन। तो भारत एक छोटी इकोनॉमी है। जी ओके। खास करके जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट अमेरिका का मात्र 2% भी शायद नहीं इंडिया की तरफ से जाता, तो उस संदर्भ में अगर आप देखें तो यस, इंडिया एक छोटी इकोनॉमी है, असलियत है, हमें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। कोई कह रहा है कहने दो, यस है, पर उसका जवाब यही है कि हमें अपनी इकोनॉमी, अपना देश बढ़ाना है, जो कि हम भारत उत्थान यात्रा की बात कर रहे हैं 1 साल के लिए संकल्प के साथ, राइट। तो वो समझ आता है ट्रंप जो कह रहा है। जो बात वो गलत कह रहा है व्हेन ही सेज कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, वो बात गलत है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी वाइब्रेंट है, रेल के इंजन की तरह चल रही है, ठीक ठाक जीडीपी है हमारी 6.4, आई थिंक कल आईएमएफ का एस्टीमेट है।
और अगर हम भारत उत्थान यात्रा पे चल दिए, पूरा देश एक होके कंधे से कंधे मिला करके, तो हमारा जीडीपी एक साल के अंदर 1.5 से 2% बढ़ जाएगा। जी हाँ। तो भारत डेड इकोनॉमी नहीं है, इसमें ट्रंप बिल्कुल गलत है। बट हाँ, ट्रंप जो वास्तविकता कह रहा है दूसरी, कि छोटी इकोनॉमी है, हम मैटर नहीं करते दुनिया में ज्यादा, वो असलियत है, वो फैक्ट है। अभी बात यह है कि आपने कहा कि डिप्लोमेसी से एंगेज करना है और भारत को अंदर की तरफ देखना है, और यहाँ पर जो विपक्ष का रवैया रहा है, ट्रंप के ये ट्रुथ सोशल के ट्वीट को उन्होंने लपक लिया और सारे के सारे सरकार के ऊपर हावी हो गए, मोदी के ऊपर हावी हो गए। इस समय विपक्ष का क्या रोल होना चाहिए था ट्रंप के इस हरकत के बाद? मेरे विचार से इस वक्त ऑपोजिशन का रोल ये होना चाहिए, इन्हें चुप रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, ट्रंप एक ऐसा इंसान है, उसको कहीं से भी कोई उड़ती हुई खबर आ जाती है, उस खबर को कहां से कहां ट्विस्ट कर दे हम कह नहीं सकते, और अगला बवाल खड़ा कर देता है वो। अव्वल हमारी ऑपोजिशन को चुप रहना चाहिए, जो भी इन्हें बातें करनी है। यस, ये हमारी सरकार का ड्यूटी है मेरे ख्याल से। पार्लियामेंट के अंदर क्लोज डोर्स में रोज के रोज मीटिंग्स हों, कमरे के बाहर आके ऑपोजिशन चुप, अंदर जितना इनको टटोलना है, इनको बेरेट करना है, इनको क्रिटिसाइज करना है, करें, कमरे में अच्छी तरह करें, डिस्कस करें कि क्या गलती है आपकी, आप हमें बताओ, ठीक है। पर बाहर आकर के ऑपोजिशन को चुप रहना चाहिए, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी जो फॉरेन मिनिस्ट्री भी है, उसको भी अगर आप देखेंगे, और मेरा भी ये कहना है कि मैं कहता हूँ एक शब्द डक डिप्लोमेसी, यानी कि जैसे बत्तख जब झील में तैर रही होती है, ऊपर तो शांत दिखती है, पर पानी के नीचे बेचारी जोर जोर पैर मार रही होती है। तो हमारी डिप्लोमेसी हैज टू बी डक डिप्लोमेसी। भारत को कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए ट्रंप पे ज्यादा, हमें काफी चीजें इसकी इग्नोर भी कर देनी चाहिए जो ये कहता है, हमें हर चीज पे इसकी लेकर के हर सुबह रोज इस पे बवाल नहीं उठाने चाहिए, हमें शांति संयम बरतना चाहिए। तो ऑपोजिशन का रोल ये होना चाहिए, एज वेल एज जो हम भारत उत्थान यात्रा की बात कर रहे हैं, अगले एक साल हफ्ते में 6 दिन वर्किंग हो ऑल ओवर इंडिया, उसमें ऑपोजिशन को कंधे से कंधे मिला करके गांव विलेज लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक ये मोमेंटम फैलाना है कि मेहनत करते हैं, देश की जीडीपी बढ़ाते हैं 1.5 से 2%। जो ये ट्रंप का फरमान आया है 25% टैरिफ और रूस के साथ व्यापार की पेनल्टी, डिप्लोमेसी क्या इसमें कुछ कर सकती है? फॉरेन ऑफिस काफ़ी होपफुल है कि अमेरिकन डिपार्टमेंट्स के साथ और भी बात करेंगे और इसे कम करवाने की कोशिश करेंगे। ट्रंप का ये रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने बातचीत के बाद कम किया है, क्या सोचते हैं आप? सही है, डीप बात है। यस, हमारी डिप्लोमेसी काम करेगी, जैसे हम कहते हैं कि डक डिप्लोमेसी ऊपर से शांत दिख रही है, पर पीछे हमारी डिप्लोमेसी बहुत काम कर रही है, प्रयास कर रही है, नेगोशिएशंस और डिस्कशंस ऑनगोइंग है। तो हम होपफुल है कि कुछ ना कुछ हम निकाल लेंगे। पर फिर भी याद रखिए, 2.5% से 25 नहीं तो 20 नहीं तो 15 भी हो गया तो वो हमारे एक्सपोर्ट्स पर असर पड़ेगा, जो भी बॉटम लाइन हो, दैट्स वन। सेकेंडली, हमारी डिप्लोमेसी में हम जो आउटरीच कर रहे हैं, ये सरकारी ऑफिशियल से ही कर रहे हैं, बट मेरे विचार से इंडिया को एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि ट्रंप के जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, जो मागा इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर हमें रिलेशंस और अपनी छवि बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करते हैं ट्रंप को। और याद रखिए, जो रशियन ऑयल पे पेनल्टी की बात हो रही है, ये बात ट्रंप ने शुरू नहीं करी, ये बात शुरू करी थी लिंडसे ग्राहम, एक रिपब्लिकन सेनेटर है, पावरफुल है, हाँ ट्रंप का दोस्त है, पर ये आइडिया उसका था कि जो देश रशिया से तेल खरीद रहे हैं उस पे 500% टैरिफ लगाया जाए। उसने ये बिल सेनेट में इंट्रोड्यूस किया, लिंडसे ग्राहम 1-2 महीने बड़ा रहा, एक उसके साथ डेमोक्रेटिक पार्टी का भी कोई स्पॉन्सर था। सेनेट के अंदर 86 सेनेटर उस बिल पे राजी हैं। ओके, अब वो 500 नहीं तो 100 कर देंगे, वो डिफाइन नहीं हुआ है, और नीचे हाउस भी। तो बात यह कि अमेरिका की जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, उसमें भी हमें अपनी आउटरीच बनानी है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये पेनल्टी लगेगी तो टैरिफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारी? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। हमें डिसाइड जो करना पड़ेगा, मोदी जी को और हमारी लीडरशिप को, सबको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रशिया से जब हम तेल खरीद रहे हैं साल भर से, उसमें हमें करीब $10 बिलियन का बचत हो रही है। हम सस्ता ले रहे हैं, $10 बिलियन आ रहा है। अब अगर इधर टैरिफ है, 25% नहीं तो माना कर करा के हम 20% पे ले आए, माना,
अब वो कहेगा आप रशियन तेल खरीद रहे हो तो मैं 10% और लगाता हूं, तो वो 20 से 30 कर देगा। जी हाँ। तो वो जो हमारा टैरिफ बढ़ेगा उससे हमारे एक्सपोर्ट्स कितने कम होंगे। अभी मोटा मोटा आंकड़ा है कि हम $80 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, 80, 85, 90। 25% टैरिफ से अभी की जो है इससे करीब $12 बिलियन का एक्सपोर्ट का नुकसान होगा हमें। ओके। और अगर रशियन पेनल्टी पड़ गई तो हमारा नुकसान हो सकता है 20-25 बिलियन डॉलर हो जाए अमेरिका में। अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें 10 की बचत करनी है या 20 का नुकसान झेलना है। ये इकोनॉमिक कैलकुलस है। इसके ऊपर होगा जियोपॉलिटिकल, हम क्या चाहते हैं एज अ नेशनल सॉवरेनिटी, क्या हम चाहते हैं कि कोई दूसरा हमें इन्फ्लुएंस करे, हम अपनी प्रोटेक्ट कैसे करें अपने को, बट हम एडजस्ट भी करेंगे क्योंकि असलियत भी है। तो ये सारे प्रश्न होंगे मोदी जी और उनकी टीम के सामने जल्दी। सर ये रशियन ऑयल की बात नहीं है, रशियन डिफेंस इक्विपमेंट की भी बात है, नहीं, इसके बारे में भी बात हो रही है। sure। अच्छा, एक चीज और है, क्या ट्रंप के इस कदम से आपने दो चीजें देखी, एक तो ट्रंप जो है ब्रिक्स के खिलाफ है और दूसरा इंडिया के खिलाफ इंडिविजुअली पिकअप कर रहे हैं। तो ये ब्रिक्स के खिलाफ क्यों है? और आपको याद होगा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था कि वक्त आ गया है रिक्स का, रशिया इंडिया चाइना का कंसोर्शियम बने। तो इन दो चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात जो पेनल्टी की बात हो रही है, रशियन पेनल्टी, हालांकि ट्रंप कह रहे हैं कि इंडिया डिफेंस भी ज़्यादा खरीदे, रशिया से क्यों खरीद रहा है, बट वो जो बिल चल रहा है सेनेट में और हाउस में, जो टैरिफ लगाएगा वो रशियन ऑयल को लेके लगाएगा। वो सब पे लगाएगा, चाइना पे भी लगाएगा कहने को, क्योंकि चाइना भी तो बहुत ज़्यादा तेल खरीद रहा है रशिया से। तो जो पेनल्टी एक है डिस्कस हो रही है वो रशियन ऑयल की खरीद पे हो रही है, हाँ, बट ट्रंप चाहता है आप मेरे बॉम्बर्स, एयरक्राफ्ट वगैरह भी खरीदो। दूसरी बात जो पेनल्टी की बात हो रही है, वेरी राइट आप कह रहे हैं, ब्रिक्स को लेके। जी हाँ। अब ब्रिक्स में ये हो रहा है, जो ब्रिक्स जो संस्था है, जितने भी 10-12 नेशंस हो गए हैं इसमें, या कुछ इनका प्रयास चल रहा था, बातचीत चल रही थी कि डॉलर के अलावा दूसरी करेंसीज में मतलब ट्रेड किया जाए, लोकल करेंसीज में, रशिया रूबल, इंडिया रुपी, चाइना युआन, हम एमिरेट्स के साथ दिरहम, ये वो साउथ अफ्रीकन रैंड हम आपस में करें पहली लोकल करेंसीज में। और उसके अलावा ये भी हो रहा था कि हाउ डी डॉलराइजेशन एक शब्द है कि डॉलर से आप हट रहे हैं। जी हाँ। तो ट्रंप ने धमकी जो दी है ब्रिक्स के रिगार्डिंग, वो ये दी है कि ब्रिक्स के जो देश हैं ये आपस में एक गुट बना रहे हैं और ये गुट डॉलर की स्ट्रेंथ, प्राइमेसी, डोमिनेंस को कम करेगा। तो वो मैं नहीं होने दूंगा, डॉलर दुनिया की नंबर 1 रिजर्व करेंसी रहेगी। तो ब्रिक्स के चलते भी उसने कहा था पिछले साल और इस साल जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई उसमें डी डॉलराइजेशन की बात ज़्यादा नहीं हुई, बाय द वे। जी हाँ। ठीक है, तो उसने धमकी दी हुई है कि अगर मुझे लगा, केवल मुझे लगा कि आप लोग ये कर रहे हो तो मैं उसको भी दूंगा। तो इंडिया के ऊपर जो आएंगे, एक तो आएगा ट्रेड टैरिफ बायलैटरल का, जो उसको अनइवन लगता है, राइट, हमारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में। उसके अलावा हमारे ऊपर आ रही है पेनल्टी ऑफ रशियन ऑयल और आ रही है पेनल्टी फॉर बीइंग अ पार्टनर इन ब्रिक्स टू टॉक अबाउट डी डॉलराइजेशन। हालांकि इंडिया ने, जयशंकर ने कहा हम डी डॉलराइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो वो हम स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं। तो हम पे जो आएगा इनका मिला जुला आएगा। अभी ये जो 25% भी है इसका एग्जैक्ट पता नहीं कि इन्होंने कैलकुलेट कैसे करा है, पर शायद इसमें ऐसा है कि 15% प्लस 10% ब्रिक्स की पेनल्टी, ये 25% जो है, या 20 प्लस 5% ब्रिक्स की पेनल्टी, कुछ ऐसा इनका कैलकुलस है। इसमें ब्रिक शायद इसमें ब्रिक्स की पेनल्टी शामिल है शायद। ओके। रशियन ऑयल की एकदम अलग है। अब उसके अलावा वो अर्जेंट है, उसके अलावा भी नहीं लगा तो फिर ये ब्रिक्स की और भी कर सकते हैं। एक चीज और भी है सर, ट्रेड टॉक्स जो हुई भारत और अमेरिका के बीच, काफ़ी लोगों को ये बात पता नहीं है कि उसके अंदर डिटेल्स क्या थे जिस पर भारत ने अमेरिका से माना नहीं। कहा जा रहा है कि अमेरिका दबाव डाल रहा था भारत पे कि एग्रीकल्चर सेक्टर और अपना डेयरी सेक्टर भारतीय बाजार को खोलो, जो भारत ने नहीं माना। कहाँ तक उचित था भारत का ये स्टैंड? उचित पे अभी आते हैं। वो एक स्टैंड की इशू था। एक और इशू था डेटा लोकलाइजेशन। जी हाँ। भारत की पॉलिसी है कि अब बनती जा रही है कि जितनी बड़ी बड़ी गूगल, अमेजोन वगैरह है, इनका डेटा जो हो, इंडियन डेटा इंडिया में ही रहेगा। जी हाँ। तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी उससे बहुत दुखी हैं। जी हाँ। तो वो भी एक हिकअप पॉइंट है भारत और अमेरिका के बीच में। कुछ और भी है, बट ये एग्रीकल्चर वाला। जी हाँ।
एग्रीकल्चर वाले में मेरे ख्याल से सबसे उचित एक कैटेगरी तो क्लियर है, या कुछ और भी है, जीएमओ। जी हाँ। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो है, बीज, जी हाँ, वो होता है एक बार बोया, अगले साल आपको दोबारा बीज खरीदना वो पड़ता है। किसान की डिपेंडेंसी रहेगी, किसान- बड़ी बड़ी जो सीड एमएनसीज। हाँ, सीड कंपनी हर साल से नया बीज खरीदना है। अदरवाइज अगर आपकी नॉर्मल क्रॉप है तो उसी से आप बीज अगले साल उगा सकते हो। प्रोडक्टिविटी आप देख लो, भारत की प्रैक्टिस प्रैक्टिस जी है। हाँ। तो वो आई थिंक बहुत क्लियर हमारा इशू है। दूसरा इशू डेयरी में हमारा ये है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका के, उनको जो खिलाया जाता है वहाँ के कैटल को, जो भी के गाय भैंस या जिनको भी जो भी खिलाया जाता है, उसमें नॉन वेजिटेरियन एलिमेंट्स एडेड होते हैं, जी हाँ। इंक्लूडिंग एनिमल के बोन्स एटसेट्रा, राइट, को क्रश करके पाउडर जो बनाते हैं सारा, वो हमारे यहाँ कल्चरली इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वो एक इशू है। और इसके अलावा ओवरऑल इशू जो है हमारे यहाँ है कि फार्मर्स का, और वहाँ के अगर गुड्स यहाँ आ गए सस्ते में बिके, वो काफ़ी और फैक्टर्स हैं। तो वो कुछ हद तक, काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से हमारा स्टांस एग्री और डेयरी में वैलिड है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ हम एक्सेप्शंस कर दें, एग्रीकल्चर में कुछ आइटम्स के लिए, डेयरी में कुछ आइटम्स के लिए हम शायद कुछ एक्सेप्शंस भी कर सकते हैं। बट अमेरिका शायद मांग रहा है कि पूरा का पूरा सेक्टर मेरे लिए खोल दो। पूरा स्पेक्ट्रम अगर खोलेंगे तो भारतीय बाजारों में अमेरिकन उत्पाद जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के और डेयरी के हैं, उनकी डंपिंग हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, हमारे किसान उससे सफ़र करेंगे, वो कम्पीट नहीं कर सकते उसमें। जी हाँ, वो एक फैक्टर है। तभी सरकार बिल्कुल इस पे मतलब इंच नहीं दे रही है। परंतु ये एक लार्जर चीज़ हमें दर्शाता है। हमारे को, मैं फार्मर्स की बात नहीं कर रहा, हमारे को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है। एब्सोल्यूट। हमारी मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव होना है। कब तक हम अपने को प्रोटेक्ट करते हुए हम इंडियन कंज्यूमर्स के साथ ना इंसाफ कर रहे हैं, उनको अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही, अच्छी कीमत पे नहीं चीज़ दे रहे हमारे मैन्युफैक्चरर्स कुछ, राइट। तो हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी है अपने देश के अंदर, अपने देश के लोगों को, और एक्सपोर्ट के लिए भी। तो एक तरह से जो मैं तोहफा की बात कर रहा था, आपने जो शुरुआत भी करी, मेरा उसमें ये भी है, केवल ये तोहफा नहीं है कि हम हमें नींद से जगा दिया गया है और अब हम अगले एक साल कंधे से कंधे लगाकर बहुत मेहनत करेंगे हर भारतीय। उसके अलावा ये भी है कि हमारी इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव हो। जी हाँ, हमारे फार्म सेक्टर का बेटर मैनेजमेंट भी जरूरी है। कहाँ तक हम इसको, कितनी वेस्ट होती है हमारी कितनी वेस्ट होती है। जी हाँ, एग्री हमारी कोल्ड चेन नहीं है, क्यों? कब तक हम इनको आइसोलेट करके इम्यूनिटी देते रहेंगे और बाहर के कंपटीशन से बचाएंगे? यस, और नाइंसाफी है सर, उनके साथ भी जो फार्मर्स हैं उनके साथ भी, उनकी अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, उनको अच्छी अपनी कीमत मिले, इंडियन कंज्यूमर्स को अच्छी क्वालिटी की चीजें मिले। हमें एक्सपोर्ट तो भूलिए, ये हमें इंडिया के अंदर अच्छी क्वालिटी की चीज हर भारतीय का हक बनता है मेरे ख्याल से। आपने जो सर कहा कि हर भारतवासी को ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी और एक चैलेंज के तौर पर स्वीकार करना चाहिए, जो ट्रंप ने हमें सौगात दी है 25% टैरिफ की। और आने वाला वक्त बताएगा कि भारत की इकॉनमी डेड इकॉनमी है या वाइब्रेंट इकॉनमी है। सर, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपने इतने कठिन विषय पर बड़ी सुगमता से प्रकाश डाला। मैं तो ये कहूँगा कर्नल राठौर, अगर मैं कह सकूँ आखिरी में, कि आपके दर्शक हैं, आपके ऑडियंसेस हैं जो आपके बहुत चाहते हैं, आपको चाहते हैं, आप अपने पार्टिसिपेंट से अर्ज कीजिए कि इस भारत उत्थान यात्रा में शामिल हों, आपसे संपर्क में आएँ और हम इस चीज़ को आगे ले जाते हैं। 15 अगस्त को मोदी जी को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए ओके सर, कि अगला 1 वर्ष हर भारतीय 6 दिन काम करेगा। भारत की जीडीपी हम 1 से 1.5% उसी द्वारा बढ़ा देंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिए ट्रंप के रिमार्क को एक चुनौती के तौर पर स्वीकार करें, हफ्ते में 6 दिन काम करें और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएं।